हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम लोग इंटीग्रल मेथड से जो काइनेटिक डेटा ऑब्टेन करते हैं एक्सपेरिमेंट में उसकी एनालिसिस कर रहे थे और हम लोगों ने वेरियस ऑर्डर्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेवलप किए। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, यूनिट स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे देखा था जो भी काइनेटिक डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जो प्रोसेस में जनरेट हो रहा है, तो उसको एनालिसिस करने के कई सारे तरीके थे। 5 मेथड्स हम लोगों ने इनिशियली देखे थे कि इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस था, डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस था, ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड था, इनिशियल रेट मेथड था और हाफ लाइफ मेथड। तो 4 मेथड हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो हाफ लाइफ मेथड है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो डेटा काइनेटिक डेटा ऑब्टेन्ड होता है उसको हाफ लाइफ मेथड से कैसे एनालाइज करते हैं। तो ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो इंटीग्रल मेथड है और डिफरेंशियल मेथड है उसके लिए सिर्फ एक काइनेटिक डेटा, एक ही सेट चाहिए होता है उसको एनालिसिस करने के लिए। जैसे एक आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली और उसको रिएक्शन परफॉर्म की, डिफरेंट टाइम पे हम लोग कंसंट्रेशन मेज़र कर लेते हैं उसकी कि कैसे कंसंट्रेशन क्या है। लेकिन जो ये बाकी 3 मेथड थे अपने, इनिशियल रेट मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, उसमें एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो सिमिलरली हाफ लाइफ मेथड के साथ भी है कि हम लोग को एक से ज़्यादा डेटा सेट जो है जनरेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाफ लाइफ मेथड में हाफ लाइफ क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो हाफ लाइफ अगर लेमैन के टर्म में हम लोग देखें एक जनरल, तो हाफ लाइफ क्या मतलब आधी ज़िंदगी। तो आधी ज़िंदगी अगर एक जनरल उसके टर्म में देखें तो वो टाइम है जिसमें किसी की आधी ज़िंदगी निकल जाती है। जैसे एक आदमी 70 साल जिया पूरा, उसके तो उसकी हाफ लाइफ कितना होगी 35 ईयर्स। मतलब 35 ईयर्स में उसकी जो पूरी ज़िंदगी थी उसकी उसने आधी ज़िंदगी जो है ना उसका हाफ पोर्शन कवर हो गया। लेकिन हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें लाइफ तो होती नहीं। तो इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट के पास, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो हाफ लाइफ जो डिफाइंड किया जाता है रिएक्टेंट के लिए वो है कि वो टाइम जिसमें उस रिएक्टेंट की आधी कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाती है या आधी कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी बचती है। आधी मतलब जो इनिशियली कंसंट्रेशन थी, तो जैसे अगर उसने 100 मोल्स हम लिए हुए हैं किसी रिएक्टेंट की रिएक्शन में, तो हाफ लाइफ क्या होगा, वो टाइम होगा वो जब उसकी कंसंट्रेशन 50 मोल हो जाएगी। तो जैसे हर आदमी की हाफ लाइफ अलग होती है, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कैसे लाइफ स्टाइल है। तो उसी तरह हाफ लाइफ सारे रिएक्टेंट की जो है वो अलग होगी, हर एक रिएक्टेंट की हाफ लाइफ अलग होगी। वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसमें टेम्परेचर हम लोगों ने कैसा रखा हुआ है, कंसंट्रेशन कैसी है, कंसंट्रेशन कम है ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हाफ लाइफ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हाफ लाइफ जो होता है डिफाइन करते हैं, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड। बेसिकली क्या चाहिए कि वो टाइम कितना लगेगा, एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर किस चीज़ के लिए, कंसंट्रेशन जो किसी रिएक्टेंट की थी उसकी कंसंट्रेशन इनिशियली की हाफ होने के लिए। तो टी हाफ इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू रिड्यूस, क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कितना रिड्यूस हो जाए, कितना फॉल हो जाए, टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, टू हाफ
ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है इस हाफ लाइफ मेथड में कि हाफ लाइफ बेसिकली हम लोग को कैलकुलेट करनी है। तो दो चीज़ें हैं, एक इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है और इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जब हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे 100 मोल्स हमने लिए हुए हैं, जब 50 मोल रिएक्शन में रिएक्ट करता है कोई रिएक्टेंट, तो उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है विद द पासेस ऑफ अ टाइम। तो अगर 100 मोल हमने किसी भी रिएक्टेंट के लिए हैं तो उसका हाफ क्या होगा, 50 मोल। तो 50 मोल्स तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वही हाफ लाइफ कहलाता है। तो हाफ लाइफ समझ गए हम लोग कि हाफ लाइफ होता क्या है बेसिकली। तो वो टाइम होता है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की, और बेसिकली की रिएक्टेंट की बात हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल की हाफ हो जाती है, तो वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक रिएक्शन हो रही है। अज्यूम रिएक्शन स्मॉल है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है एक रिएक्टेंट ए की प्लस स्मॉल बी एक रिएक्टेंट बी की, गिव्स टू प्रोडक्ट। हम लोग को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे ये रिएक्टेंट है आपकी स्मॉल ए प्लस, अगर इनिशियल मोल्स की बात करें इसके या कंसंट्रेशन की बात करें, अगर मान लेते हैं कि हम लोग 100, एक रिएक्शन जनरल रिएक्शन देखिए, ए प्लस 2b गिव्स टू प्रोडक्ट, एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ मतलब स्टोइकियो ऑफ ए डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी कितना है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 है इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बात की जाए कि अगर शुरू में हमने इसके जो रिएक्शन अपनी हो रही थी, यहाँ साइड में लिख ले रहे हैं ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, इस तरह की है, मतलब यहाँ जस्ट एक यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है उसको एक नंबर्स दे दिया है, यहाँ पे भी जस्ट नंबर्स हैं लेकिन वो छुपे हुए हैं, तो मतलब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली जैसे अब इसके 100 मोल्स थे मान लीजिए और इसके 200 मोल्स थे, इनिशियली मोल्स की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्ट मान लीजिए 0 था या कुछ भी था, प्रोडक्ट की इनिशियल कुछ क्वांटिटी हो सकती है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो अगर इस वक्त मोल्स का रेशियो क्या है, 100/200 इज इक्वल टू कितना है, 1/2 है। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो अगर मान लीजिए 10 मोल इसके कंज्यूम हुए तो इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे, इसके जितने भी ए के मोल कंज्यूम हो रहे हैं उसके 2 गुना मोल्स बी के कंज्यूम होंगे, तो कितने मोल कंज्यूम होंगे, 20। तो ए के कितने बचेंगे इस वक्त, 10 माइनस 90, 100 माइनस 10, और इसका कितना 200 माइनस 20, 200 माइनस 20, तो ये कितना बेसिकली आ जाएगा आपका 90 मोल्स, इसके 180 मोल्स। इस वक्त हम लोग रेशियो देखेंगे तो रेशियो ऑफ ए डिवाइड बाई मोल्स जो प्रेजेंट है बी, वो कितना आया, 1/2 आया। मान लीजिए फिर रिएक्शंस हो रही है किसी वक्त, अगर जब इसके 50 मोल कंज्यूम हो गए होंगे तो तब इसके मोल कितने बचेंगे, अगर 50 कंज्यूम हुए तो 100 माइनस 50। अब इसके मोल्स कितने बचेंगे, इसके इनिशियली 200 थे, जब इसके 50 कंज्यूम हो रहे थे इसके कितने कंज्यूम होंगे, 100 कंज्यूम होंगे, 2 गुना कंज्यूम होते हैं तो 100। तो इस वक्त इसके मोल कितने बच रहे हैं, 50, और इसके मोल कितने बच रहे हैं, 100। रेशियो निकालेंगे हम ए डिवाइड बाई बी से, तो इज इक्वल टू देखिए 1/2। यहाँ से एक चीज़ हम लोग को आइडिया लग रही है, आइडिया ये लग रहा है कि अगर इनिशियली किसी भी रिएक्शन में जो मोल्स हैं, मोल्स का मतलब बेसिकली अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन की बात करें तो कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, तो इनिशियली जो मोल्स या कंसंट्रेशन हैं अगर वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में है, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में है, तो इसका जैसे स्टाइकोमेट्रिक रेशियो क्या था, 1/2, तो जो मोल्स हैं वो भी स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में है 100/200। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब पूरे रिएक्शन के दौरान जो इनका
मोल्स का रेशियो होगा वो कैसा होगा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में ही होगा। देखा हमने कुछ रिएक्शन होने के बाद मोल्स का रेशियो क्या है, 1/2, मतलब इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। कुछ देर बाद इनका जो फिर देखा तो इसका मोल क्या आया स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में, तो हम लोग कह सकते हैं कि CA/CB मतलब क्या, कंसंट्रेशन का रेशियो या मोल्स का रेशियो, जब डेंसिटी सेम है तो एक ही चीज़ हुई, इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, मतलब क्या है, इनका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी। तो वही बात अगर यहाँ पे हम लोग कहना चाहें कि जो रिएक्टेंट A और B होगा उनकी कंसंट्रेशन, तो एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर जो कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B जो होगी वो किस में होगी, उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं उनके रेशियो में होगी। तो CA का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, A डिवाइडेड बाई B। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग कि C कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई A, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू CB डिवाइडेड बाई B, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कब ट्रू होगा, जब इनिशियली उसके मोल्स जो या उसकी कंसंट्रेशन उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में थी। अदरवाइज ये जो बात हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे वो ट्रू नहीं होगी। तो ये ट्रू when the concentration of reactants wherein stoichiometric coefficient stoichiometric रेशियो। तो ये चीज़ तब हम लोग कह सकते हैं जब उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे अभी हमने वहाँ देखा भी कि उनकी इनिशियल कंसंट्रेशंस जो हैं वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में हैं, तब ये बात ट्रू होगी। तो अब हम लोग रेट लॉ इसका बेसिकली लिखना चाहेंगे। तो रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। रेट लॉ -RA इज इक्वल टू -dCA/dt इज इक्वल टू के CA का हम ऑर्डर नहीं जानते तो अल्फा मान लेते हैं, NA भी बोल सकते हैं, CB की पावर बीटा। ये चीज़ लिख सकते हैं रेट एक्सप्रेशन में। ये बहुत भाई हमें ऑर्डर नहीं मालूम तो जनरल रेट लॉ इसी तरह लिखते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर रेट लॉ में दो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ वेरिएबल्स क्या है, CA है, कंसंट्रेशन ऑफ A की वेरी कर रही है और कंसंट्रेशन B की भी वेरी कर रही है, तो दो वेरिएबल हो जाएंगे तो उसको फिर हम लोग को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम लोग हमेशा वेरिएबल ट्राई, हमारी कोशिश जो रहती है, हमारा प्रयत्न रहता है कि वेरिएबल्स सिर्फ एक ही रखें इस एक्सप्रेशन में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, CB जो है, CB की जगह यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, CB इज इक्वल टू B/A/CA। अब यहाँ पे B क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था, A जो था एक नंबर था, दोनों नंबर है तो कांस्टेंट है। A जो है, CA सिर्फ एक वेरिएबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं -RA इज इक्वल टू के -dCA डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू के CA की पावर अल्फ़ा। यहाँ तक तो उठा है, B की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, B/A और CA की पावर क्या है, बीटा। अगर इसी तरह यहाँ पे सिर्फ दो रिएक्टेंट हैं, अगर इसी तरह दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते तो भी हम लोग मतलब इसी तरह जस्ट यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में शो कर दे रहे हैं कि अगर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते तो हम लोग कैसे लिखते हैं, CA⁴ जो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था B/A, CA की पावर बीटा। अगर इसी तरह होता मान लीजिए तो कोई n मान लीजिए D है तो D/A, D की पावर गामा जीटा कुछ भी कह दीजिए। ये इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता। तो बेसिकली यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमने ये वाला सिस्टम। तो क्या रहा है, देखिए ये B/A कांस्टेंट आएगा, B/A कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर आप कोई
एक नंबर कुछ लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो बेसिकली अगर इसको और एक टर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं के बी बाई ए की पावर बीटा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे सी बाई ए होगा, डी बाई ए होगा, डिफरेंट होंगे। और फिर कंसंट्रेशन की पास आ जाते हैं, सी ए की पावर अल्फ़ा होगी, फिर यहाँ पे सी ए की पावर क्या होगी, बीटा होगी, सी ए की पावर बीटा, फिर अगर सी ए अगर होगा तो गामा। इसी तरह हम लोग ये बता दे रहे हैं कि अगर जितने भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो फाइनली इसको हम लोग लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये देखिए ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ग्रेड कांस्टेंट था तो उससे मल्टीप्लाई करें तो हम लोग बोल देंगे के डैश, भी एक कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट आएगा तो के डैश बोल देंगे। और देखिए कंसंट्रेशन की क्या है, पावर्स देखिए ऐड होती जाएंगी, सी ए की अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस जितने भी हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। और ये सब इनका सबके एडिशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कंसंट्रेशन के टर्म में जितनी पावर्स का जो जितनी भी कंसंट्रेशन है उनकी जो पावर्स होती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर अगर एक टर्म में बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस जो भी एक्स्ट्रा टर्म है। तो फाइनली अपनी एक्सप्रेशन क्या आ गई, माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के डैश सी ए टू द पावर एन, वेयर एन इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना, इंटीग्रेट करते हैं तो एक सी ए के टर्म में वेरिएबल को बेसिकली रीअरेंजमेंट या सेपरेशन करना था, तो उसी की सारी प्रैक्टिस हम चल रही थी। तो हम लोग के पास आ गए हैं, तो इसको के डैश को उधर ही रहने देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं डी सी ए अपॉन के सी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू के डैश डी टी। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विथ लिमिट, इंटीग्रेट विथ लिमिट। तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट क्या होगी, t बराबर 0 होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की कितना होगी, सी ए नॉट होगी। t बराबर कोई टाइम होगा तो इनिशियल जो इसकी कंसंट्रेशन होगी सी ए की, रिएक्टेंट ए की, वो सी ए होगी, मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए की जो होगी। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सी ए नॉट से सी ए इसकी लिमिट लगेगी माइनस डी सी ए अपॉन सी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू के डैश डी टी 0 टू टाइम। यहाँ तक हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन जो है, अगर एन नॉट इज इक्वल टू 1, भाई एन अगर 1 होगा तो एल एन ए हो जाएगा, तो एन नॉट इज इक्वल टू 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे पीछे हमने किया था, लेकिन फिर भी कर ले रहे हैं। पिछले जब nth ऑर्डर की रिएक्शन देख रहे थे तो यही था, सी ए टू द पावर माइनस एन डी सी ए इज इक्वल टू के डैश 0 टू टी डी टी। इसका आता क्या आपका, सी ए टू द पावर n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन हो गया आपकी सी ए नॉट से सी ए लिमिट्स हो गई इज इक्वल टू के आपका राइट साइड t माइनस 0। ये लिमिट हमने डायरेक्टली रख दी। तो बेसिकली इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, जो पीछे एक्सप्रेशन हमने डेवलप की थी उसको लिख ले रहे हैं यहीं पे, सी ए की पावर 1 माइनस एन, यही सके सी ए टू द पावर n माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, और अपनी लिमिट्स थी सी ए नॉट से सी ए इज इक्वल टू के टी। अब इसमें लिमिट्स को रखते हैं तो आपको क्या है कि सी ए टू द पावर माइनस एन प्लस 1, और ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एन, हमने 1 माइनस एन बाहर ले लिया, और एक माइनस हमारा पहले से बाहर था माइनस डी सी ए डी टी में। ये देखिए ये माइनस साइन ये बाहर था,
तो इस तरह माइनस हमने बाहर लिया, 1 माइनस एन आया, सी ए टू द पावर माइनस एन प्लस वन माइनस सी ए नॉट। ये एक्सरसाइज पिछले जब हम लोग nth ऑर्डर कर रहे थे तो कर चुके हम लोग, लेकिन फिर भी एक बार कर ले रहे हैं। सी ए टू द पावर माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू आपका के टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसकी पावर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो 1 अपॉन सी ए टू द पावर 1 एन माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर लिखेंगे तो फिर उसको और ये क्या माइनस 1 अपॉन सी ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये माइनस था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन माइनस वन के टी। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। तो बेसिकली क्या है 1 अपॉन सी ए टू द पावर 1 माइनस एन माइनस वन हो जाएगा। ऊपर लिख रहे हैं तो 1 माइनस एन था, नीचे ले आए डिनोमिनेटर में तो एन माइनस वन बाई सी ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन के टी। अब यहाँ से फिर यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एन नॉट इज इक्वल टू वन है, एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा तो सब कुछ ये ज़ीरो हो जाएगा और एन बराबर वन होगा तो एन बराबर वन यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हाफ लाइफ मेथड जो है, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको यूज़ करेंगे। तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या होती है, हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट था टी हाफ पे क्या होगा, जब टाइम बराबर टी हाफ होगा तो जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी हो जाएगी, सी ए नॉट डिवाइडेड बाई टू। तो जब टाइम हाफ हो जाएगा तो इनिशियल जो कंसंट्रेशन बचेगी उस वक्त इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है, यही हम लोगों ने सीखा है। तो अभी रिप्लेस कर देंगे तो 1 अपॉन यहाँ सी ए की जगह क्या लिखेंगे, सी ए नॉट बाई टू की पावर एन माइनस वन अपॉन सी ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू के टाइम्स एन माइनस वन। अब टी की जगह क्या लिखेंगे, अब हमने क्योंकि हाफ लाइफ यहाँ पे यूज़ कर दी तो टी हाफ यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा, 2 टू द पावर एन माइनस वन ऊपर चला जाएगा, माइनस वन ये है, सी ए नॉट की पावर सी ए नॉट की पावर एन माइनस वन कॉमन हो गया इज इक्वल टू के टाइम्स एन माइनस वन टी हाफ। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड किस में हैं, टी हाफ निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, जब टी हाफ इंटरेस्ट हैं निकालने में तो इस तरह लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें डिवाइड कर रहे हैं, 2 द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई के टाइम्स एन माइनस वन और ये क्या हुआ 1 अपॉन सी ए नॉट की पावर एन माइनस वन। लेकिन कंसंट्रेशन के टर्म में इसको हम लोग ऊपर ले जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन टाइम्स के डैश था, हम लोगों ने वर्ड मिस कर दिया, के डैश था वहाँ पे, के नहीं था, रेट बस बेसिकली रेट कांस्टेंट ही है लेकिन नया रेट कांस्टेंट है तो ये के डैश था आपका। तो इनटू जब ऊपर ले जाएंगे तो सी ए कैसे जाएगा, पावर्स इसकी जो है ना निगेटिव हो जाएगी तो सी ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, ये टी हाफ आ गया हम लोग का। जो हम लोग टी हाफ बेसिकली निकालना चाह रहे थे कि वो टाइम क्या होगा जिस पे उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी, तो ये टी हाफ का फॉर्मूला है अपना। अब इसका प्लॉट अगर हम लोग करना चाहें तो डायरेक्टली प्लॉट करने में तो मुश्किल होगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एल एन ले लेंगे बोथ साइड, तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो ये आपका क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में एल एन टी 1/2 या टी हाफ इज इक्वल टू, ये पूरा फैक्टर एक साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक आपका एल एन 2 टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन के एक फैक्टर आया, प्लस जो है ना आपका ये एल एन सी ए नॉट, तो पावर वो है तो 1 माइनस एन आ जाएगी, 1 माइनस एन एल एन सी ए नॉट। अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सी नॉट तो कांस्टेंट है ना, सी नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट है, तो वो कैसे वेरिएबल है, y इज इक्वल टू ये है एम एक्स और ये सी कांस्टेंट। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ प्लॉट करते हैं, यही एक्सरसाइज हमारी रहती है
कि एक जब एक्सप्रेशन डेवलप कर लेते हैं तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे किसमें, ln t हाफ आपका y एक्सिस पे क्या होगा, ln t हाफ होगा, x एक्सिस पे क्या होगा, ln CA नॉट होगा। तो बेसिकली यही हम लोग यह शुरू में इनिशियली डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रोसेस में जो है, इस प्रोसेस में जो एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए 100 मोल्स लेके, तो CA नॉट क्या होगा उस वक्त 100 होगा। तो फिर उसका कुछ t हाफ आएगा, कुछ टाइम आएगा जिस पे वो उसकी कंसंट्रेशन 100 थी तो 50 हो गई। उसी तरह हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए उस वक्त 75 मोल्स लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, तो देखेंगे कि आधा होने में उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होने में कितना टाइम लगा। फिर फर्दर उसी तरह हम लोग दूसरे 50 मोल्स लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वहाँ से भी देखेंगे कि उसका हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए CA नॉट को हम लोग CA नॉट हम लोग वेरी कर रहे हैं। एक CA नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होगी लेकिन उसके डिफरेंट कई बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले बार एक्सपेरिमेंट किया तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लिया, दूसरी बार किया तो हम लोगों ने तो फिर दूसरी कंसंट्रेशन लिया, तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो तीसरी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन लिया। तो इसलिए जो है हम लोग को एक ग्राफ मिलेगा, सबके लिए t हाफ अलग होगा और सबके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन अलग होगी। तो ये कर्व कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और एक इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो इस टाइप का कुछ बेसिकली आपका कर्व आएगा। ये क्या है आपका, जैसे डेटा पॉइंट्स पहले प्लॉट करेंगे डिफरेंट टाइम के लिए, उसके बाद कर्व खींचेंगे। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। पहले हम लोग डेटा पॉइंट्स करेंगे, खींचेंगे, उस डेटा पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, इंडिकेट करेंगे, उसके बाद कर्व खींचेंगे। ये यहाँ पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये इसके बराबर होगा आपका c के बराबर, c के करस्पॉन्डिंग ln 2 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू के। और ये स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा 1 माइनस n। स्लोप जो आपका है इसका यहाँ से पता चल जाएगा, n जो है ना 1 माइनस n है। अब इसमें एक दो चीज़ें और डिस्कस करनी है कि स्लोप 1 माइनस n है। अब जैसे स्लोप ये किसके लिए ट्रू होगा, ये सभी ट्रू उसके लिए ट्रू होगा क्या, तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपकी n की लेस देन 1 है, मतलब ये बेसिकली ये पॉजिटिव होना चाहिए स्लोप, तभी ये इस तरह का आएगा ना। मतलब ओवरऑल जो स्लोप है पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 माइनस n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से कम होगी ना, तो ट्रू फॉर n लेस देन 1। मतलब डिफरेंट ऑर्डर की, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर की बात करने लगे। एक हमने प्लॉट कर लिया, एक जनरल प्लॉट होगा, लेकिन क्या होगा कि जब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपकी और उसकी बात कर रहे हैं, तो जब आपका n, ये सिर्फ एक प्लॉट आया इसका, अगर दूसरी जगह यही प्लॉट ड्रॉ करें डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए, डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ln t हाफ है ये, और यहाँ पे क्या है ln CA नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन जो है। तो हम लोग डिफरेंट ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जैसे इसी एक्सप्रेशन की हेल्प लेंगे हम लोग। इस एक्सप्रेशन में क्या है आपका कि अगर ये स्लोप पॉजिटिव होना है तो 1 माइनस n की वैल्यू, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। 1 माइनस n की पॉजिटिव कब आएगी, जब आपका n किससे कम होगा, 1 से कम होगा तभी आएगी। तो ये जो इस तरह का जो अगर प्लॉट कोई आता है, इस तरफ का ग्राफ आता है, तो ट्रू है किसके लिए, फॉर n लेस देन 1। और फॉर n ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा बेसिकली, तब आपका क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग का कुछ प्लॉट जो है किस तरह आएगा, इस तरह का प्लॉट आएगा। ये किसके लिए ट्रू होगा, वो फॉर n लेस देन 1, सॉरी n ग्रेटर देन 1। जब n ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो स्लोप देखिए आपका, जब n की वैल्यू जैसे 2 होगी तो स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा। तो उस केस में अपना ये कर्व किस तरह आना चाहिए, ये मतलब इसका स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। अब कंडीशन, अब हमने देख लिया कि n ग्रेटर देन 1 होगा और n लेस देन 1 होगा, तब तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। लेकिन हमने पढ़ा था क्या कि ये
नॉट ट्रू फॉर n, मतलब n नॉट इज इक्वल टू 1 है, ये ट्रू नहीं है जब n इज इक्वल टू 1 है। तो एक्सप्रेशन में n बराबर 1 नहीं लिख सकते। तो n बराबर 1 का हम लोग कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे कि n बराबर जब 1 होगा तब आपकी बेसिकली रिएक्शंस कैसी होंगी। तो याद है ना, हम लोगों ने जब ये रेट एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, इंटीग्रल रेट मेथड पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कई ऑर्डर्स के लिए पढ़ा था। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था हम लोगों ने क्या, ln CA0 बाई CA इज इक्वल टू KT, याद है आप लोग को। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे T हाफ बेसिकली। तो T हाफ जो होगा आपका एट T हाफ, वन T इज इक्वल टू T हाफ होगा, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू CA0 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन में रखेंगे अपने, तो क्या हो जाएगा ln CA0 डिवाइडेड बाई CA0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू K, और T अब हाफ रख रहे हैं तो KT हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, CA0 से CA0 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ln 2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू KT हाफ। तो यहाँ से जो अपना T हाफ आएगा, T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ln 2 डिवाइडेड बाई K। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकली है। यहाँ से देख रहे हैं ना कि जो आपका हाफ लाइफ है, जो रिएक्टेंट का हाफ लाइफ निकाल रहे हैं किस केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, वो कंसंट्रेशन पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे या कंसंट्रेशन पे कहीं डिपेंड ही नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ना कि जो इनिशियल जब हम लोगों ने T हाफ निकाला तो वो कंसंट्रेशन के टर्म पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो मतलब वो एक कांस्टेंट होगा, वो फिक्स होगा, चाहे आप कंसंट्रेशन कुछ भी लो, आप 100 मोल लो, 50 मोल लो, उसका टाइम पीरियड एक फिक्स होगा कि वो मान लीजिए 20 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जा रही है, तो चाहे आप 100 मोल्स लोगे चाहे 50 मोल्स लोगे, वो 20 मिनट बाद ही उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अपना ग्राफ किस तरह आना चाहिए, ग्राफ अपना एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो जो अपना कर्व आएगा T हाफ का ln CA0 का, तो ln CA0 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है बेसिकली वो ना, तो उस T हाफ जो है उसकी CA0 पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो उस केस में इसका जो कर्व आएगा, ये जो प्लॉट आएगा वो होगा ये किसके लिए, n बराबर 1 के लिए, ये ट्रू है। तो हम लोगों ने तीनों एक्सप्रेशंस के लिए देख लिया कि इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सॉरी प्लॉट कैसे आएगा। फर्स्ट जब n ग्रेटर देन 1 होगी, n लेस देन 1 होगी और n इज इक्वल टू 1 होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से आएगी। तो इसको बेसिकली यहाँ पे क्या था कि जब 2 से 2 कंसंट्रेशन थी तब हम लोग इस तरह कर रहे थे कि 2 कंसंट्रेशन अपने पास थी, 2 रिएक्टेंट थे तो उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन थी। अब यही अगर देखना चाहें कि एक ही रिएक्टेंट हो, इसका मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाफ लाइफ मेथड। तो दूसरा कंडीशन ये हो सकती है कि एक ही रिएक्टेंट हो अपने पास, फॉर ओनली वन रिएक्टेंट, फॉर ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट हो तब ये एक्सप्रेशंस वगैरह क्या आएंगी, कैसे हम लोग वो करेंगे। तो वन रिएक्टेंट है तो ए सिर्फ ए इज गिविंग ए प्रोडक्ट, तो हम लोग रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इसको जल्दी कर लेते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के सी ए टू द पावर अल्फ़ा या एन, कुछ भी लिख दीजिए, अल्फ़ा बोल दीजिए या एन बोल दीजिए, या इसी को के सी ए टू द पावर एन बोल सकते हैं। तो चलिए एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ए है। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो यही पूरा इंटीग्रेशन किया है पीछे, तो इसको जस्ट एक लाइन में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। CA0 टू CA इज इक्वल टू K टाइम्स आपका DT 0 टू T। इसको जब सेपरेट किया था हम लोगों ने तो फाइनली जो पीछे ही अभी किया था, तो 1/CA0 1/CA टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1/CA0 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू K टाइम्स n माइनस 1 T। जब T इज इक्वल टू T हाफ लिख रहे हैं, T इज इक्वल टू T हाफ, तो T हाफ ही हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो T हाफ अपना बेसिकली आ क्या रहा है, T हाफ आ रहा था आपका ये CA0 हो जा रहा था टू द पावर
पावर n-1 डिवाइडेड बाई आपका k टाइम्स n-1, और ये CA0 नीचे था, n⁻⁻1 था, ऊपर ले जाएंगे तो CA0 टू द पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 - n हो जाएगी। यही एक्सप्रेशन, और सॉरी यहाँ पे t½ होगा, t½ यही एक्सप्रेशन हमने ऊपर डेवलप की है। उसमें क्या था, उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट थे, तो n जो थी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी, लेकिन यहाँ पे n जो है ना, एक तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है, और n जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट A है। इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि दूसरे जो रिएक्टेंट थे उनकी कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। उनकी कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा थी तो उनका वेरिएशन नहीं हो रहा था बिल्कुल। तो अब ये एक्सप्रेशन हमने डेवलप कर ली है। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें देखते हैं बेसिकली कि ये t½ डिपेंड किस पे कर रहा है। तो t½ जब पढ़ रहे थे तो एक चीज़, जैसे t½ बेसिकली होता क्या है कि वो टाइम जिस पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाए। लेकिन अगर कन्वर्जन के टर्म में बात करें तो उसका क्या है, कन्वर्जन उसका 50% हो जाए, जो भी उसका रिएक्टेंट था तो उसका XA जो है वो कितना हो जाए, 50% हो जाए। तो 50% रिएक्ट कर जाए, वही बेसिकली बात है कि 50% रिएक्ट कर जाए, या वो हो जाए कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाए। तो t½ का जो अपना एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मतलब एक रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होती है, n जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फिक्स होगा उसका, वो चेंज नहीं होगा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक रिएक्शन के लिए। और आपका जो k जो है वो कांस्टेंट होगा। ये कब कंडीशन कब है, ये जब रिएक्शन हम लोग किस पे करा रहे हैं, आइसोथर्मल कंडीशंस पे करा रहे हैं। तो आइसोथर्मल कंडीशन के लिए k भी कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली t जो हाफ लाइफ है डिपेंड किस पे कर रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। और एक्सप्रेशन ये n⁻1 के लिए वैलिड है। तो t½ जो है आपकी हाफ लाइफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जा रही है, CA0 टू द पावर 1 - n की। ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये जब n⁻1 है तो कई क्वेश्चंस में ऐसा आएगा, आपको डायरेक्टली देगा कि उसकी हाफ लाइफ जो है ना, कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी, उसकी हाफ लाइफ कुछ थी, बाद में कंसंट्रेशन आपने इनिशियली चेंज की तो हाफ लाइफ कुछ हो गई, तो आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये एक्सप्रेशन हुआ t½ इज इक्वल टू आपका ये टू द पावर n-1 अपॉन k इंटू n-1 इंटू CA0 की पावर 1 - n। अब t½ क्या हो गया, CA0 की पावर 1 - ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका CA0 जो है, t½ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 - n के। तो कई क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर देखते हैं या यहीं से देखते हैं, तो अगर n greater than 1 होगा फॉर, अब यहाँ से एनालिसिस थोड़ा बहुत करना चाहते हैं हम लोग, एनालाइज कर रहे हैं हम लोग इसको, जो आपका एक्सप्रेशन आया है। तो फॉर n greater than 1 तो t डायरेक्टली टू n जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपका n-1 क्या आ जाएगा, n-1 नेगेटिव आ जाएगा। तो n नेगेटिव आ जाएगा तो CA टू द पावर n या 1/CA0 की पावर पॉजिटिव वैल्यू, इस तरह लिख सकते हैं। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक से ज़्यादा होगा तो उस वक्त देखिए जो t½ आपकी होगी, t½ कंसंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर आपका ये इनिशियल कंसंट्रेशन कम है, बेसिकली इसको इसी तरह लिख सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपका कम है, Tn जो है ना ग्रेटर देन 1 है, तो अगर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कम है तो हाफ लाइफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब आपने, और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आपने बहुत ज़्यादा ली तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने अगर 100 मोल्स लिए जैसे किसी रिएक्टेंट के लिए, जब n greater than 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अगर आपने इनिशियली 100 मोल्स लिया तो हाफ लाइफ मतलब उसका कम होगा, हाफ लाइफ कम होगा, मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और मतलब उसकी जो 50% कन्वर्जन जल्दी हो जाएगा। वही आपने अगर कंसंट्रेशन कम ले ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी रिएक्शन के लिए अगर आप कंसंट्रेशन जैसे वेरी करा रहे हैं वैसे हाफ लाइफ वेरी कर रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली। तो जब ये कब होगा, जब n ग्रेटर देन 1 होगा, तब के केस में जो है आपका टी हाफ जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रखेंगे तो टी हाफ बहुत कम आएगा, मतलब हाफ लाइफ उसकी बहुत कम होगी इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे तो। और इनिशियल कंसंट्रेशन कम रखेंगे तो हाफ लाइफ क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगी। अब यही केस n इज़ लेस देन 1 के लिए करेंगे तो 1 माइनस एन पावर है, तो 1 माइनस एन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस एन पॉजिटिव हो जाएगा तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ए नॉट की पावर एक पॉजिटिव नंबर। तो अगर n लेस देन 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1 से कम है, तब क्या होगा, जो टी हाफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। आप अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लोगे तो टी हाफ भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब रिएक्शन स्लो होगी उस केस में। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप कम लोगे आप इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये हम लोगों ने देखा कि जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हाफ लाइफ क्या होगी, एन लेस देन 1 होगा तो हाफ लाइफ कैसी होगी। जब n इक्वल टू 1 था तो क्या था, ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं था, लेकिन उस केस में टी हाफ जो था इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन था, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कब था, जब टी हाफ आपने इनिशियली जो है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली टी हाफ हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी देर से, तो इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन एक हम लोगों ने वेरियस आपके जो शुरू में इंटीग्रल रेट मेथड से डिफरेंट ऑर्डर के लिए हमने एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव किया था, सी ए नॉट माइनस सी ए इज इक्वल टू के टी। इसी तरह हम लोगों ने देखते हैं, हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी सी ए नॉट माइनस सी ए इज इक्वल टू के टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने डिराइव किया था एल एन सी ए नॉट डिवाइडेड बाई सी ए इज इक्वल टू के टी। और सेकेंड ऑर्डर के लिए रिकॉल करें तो हम लोगों ने डिराइव किया था 1 बाई सी ए माइनस 1 बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू के टी। ये तीनों एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, क्योंकि अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ का क्या एप्लीकेशन है, तो हाफ लाइफ के लिए जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो टाइम जो है, अब हाफ लाइफ टाइम टी हाफ रख देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, उसके करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। तो टी हाफ की बात कर रहे हैं, तो टी हाफ पे आपका क्या होगा, सी ए उस वक्त की जो कंसंट्रेशन होती है इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है। तो तीनों एक्सप्रेशन में ये एप्लीकेबल होगा। टी हाफ यहाँ पर भी जो होगा, टी हाफ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन होती है टी हाफ पे, वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी। और सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि टी हाफ जो होगी इस रिएक्शन के लिए, जो इनिशियल कंसंट्रेशंस हो की आधी हो जाती है उस वक्त की कंसंट्रेशन, जब उस पार्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग एक्सप्रेशन में जो काइनेटिक एक्सप्रेशन हमने डेवलप किया था उसमें रख देंगे। तो सी ए नॉट माइनस सी ए की जगह हम लोगों ने रख दिया सी ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के। अब टी नहीं रखेंगे क्योंकि अब पार्टिकुलर किसी एक टाइम की बात कर रहे थे, वो उस टाइम की बात कर रहे थे जब कंसंट्रेशन हाफ हो जा रही थी, तो टी हाफ। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 2 सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के टाइम्स टी हाफ। तो देखिए 2 सी ए नॉट से सी ए नॉट एक माइनस हो जाएगा तो 1 सी ए नॉट बचेगा, तो सी ए नॉट डिवाइडेड बाई क्या है, के को हम एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग टी हाफ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 2 के, ये हम लोग का क्या कैलकुलेट हो जाएगा, टी हाफ। तो टी हाफ जो फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन थी वहाँ से निकलेगा सी ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2 के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग, एल एन सी ए नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सी ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सी ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के
टी हाफ। अब टी हाफ की बात कर रहे हैं तो CA0 से CA0 कैंसिल हो जाएगा, ln2 ऊपर चला जाएगा, ln2 इज इक्वल टू के टाइम्स टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आएगा ln2 डिवाइडेड बाई के। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अभी हम लोगों ने देखा भी था कि जो टी हाफ आता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक कांस्टेंट होता है सभी इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। तो टी हाफ 0 ln की वैल्यू अगर हम लोग लिख दें तो टी हाफ इज इक्वल टू ln2 की वैल्यू तो 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आएगा वो 0.693 डिवाइडेड बाई के, या ln2 याद नहीं रखना चाहते इसकी वैल्यू तो ln2 डिवाइडेड बाई के। ये जो फर्स्ट हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम है, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है, ये बात माइंड में रखनी है हम लोगों को। यहाँ पे भी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो सी ए की वैल्यू क्या हो जा रही है, CA0 डिवाइडेड बाई 2 इज माइनस 1 बाई CA0 इज इक्वल टू के टाइम्स टी हाफ। जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ कर दी तो टाइम भी हो जाएगा और टी हाफ मेंशन करेंगे। टी हाफ का मतलब वही शो कर रहे हैं हम लोग कि हाफ लाइफ वो टाइम जब उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। तो 2 बाई CA0 माइनस 1 बाई CA0 इज इक्वल टू के टाइम्स टी हाफ। बेसिकली यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का 2 माइनस 1 बाई CA0 इज इक्वल टू के टाइम्स टी हाफ, और हमारा पास पर्पस टी हाफ कैलकुलेट करना है तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के टाइम्स CA0। ये सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोगों ने तीनों जो एप्लीकेशन थी हाफ लाइफ मेथड की, तो तीनों ऑर्डर्स के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और जनरल ऑर्डर भी हम लोगों ने भी देखा था कि किसी nth ऑर्डर के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें और एनालाइज करने की कोशिश करें तो टी हाफ की अपनी इक्वेशन क्या होती थी, जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n-1 टाइम्स रेट कांस्टेंट इनटू CA0 टू द पावर 1 माइनस n। एक्चुअली थोड़ा सा और इसको हम लोग ऐसे तरीके से लिखते हैं जहाँ पे हमें और ये यूज़फुल हो। तो देखिए जो 2 है एक्चुअली ये क्या थे, ये जो हम हाफ लाइफ की बात कर रहे थे वहीं से आ रही थे। तो 2 को इस तरह हम लोग लिख सकते हैं T1/2 इज इक्वल टू, इसको लिख दें हम लोग 1/2 की पावर। अब देखिए हमने इसको रिवर्स किया, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया, तो यहाँ भी 1 माइनस n माइनस 1 इंटू CA0 की पावर 1 माइनस 1। तो देखिए 1 माइनस 1 n 1 माइनस n, तो न्यूमरेटर में जो पावर्स हैं 1 माइनस n में हमने कर दी, और यहाँ पे नीचे n माइनस 1 है इंटू के। तो ये हम लोग का टी हाफ कैलकुलेट हो गया है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे। इससे एक और चीज़ में हेल्प मिलेगी जब हम लोग फ्रैक्शनल लाइफ मेथड से फ्रैक्शनल लाइफ के लिए कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ पे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर पूछा कि वो टाइम बताइए जब उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ रख दे रहे हैं यहाँ पे, या आधी बचती है ये भी लिख सकते हैं कि पावर 1 माइनस n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये नॉट अप्लीकेबल फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे n नॉट इज इक्वल टू 1, n 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि n 1 के बराबर होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा n के लिए। तो हम लोग फ्रैक्शनल लाइफ मेथड भी यूज़ होता है। क्या है इसमें कि इसमें तो दिया है इस एक्सप्रेशन में कि जब आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है जब उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी या 50% कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में जो है हम लोग को या क्वेश्चंस में डायरेक्टली हाफ लाइफ मेथड का क्वेश्चन नहीं दे सकता, वो कह दे कि फ्रैक्शनल लाइफ की, मतलब वो टाइम बताइए जब वो 30% कंज्यूम हो जाए, या वो टाइम बताइए जब वो इनिशियल वो 4/5 उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की 4/5 रह जाए या 3/5 रह जाए, कुछ भी रह जाए, तो वहाँ पे फिर फ्रैक्शन की बात आ रही है ना, एग्जैक्टली हाफ नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शनल लाइफ की। फ्रैक्शनल लाइफ,
तो उसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं एफ होती है रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ए, रिएक्टेंट है बेसिकली हम लोग देखते हैं। तो टी जो एफ डिफाइन करेंगे फ्रैक्शनल लाइफ में एक टर्म है, वो होती है रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो वो बेसिकली क्या होता है, जैसे उन्होंने रिएक्शन कोई दी और बोला कि ये 30% इसका कन्वर्जन हो गया, तो कितना बचा? 30% कन्वर्जन हो गया तो 70% बचा बेसिकली। तो ओवरऑल जो होता है फ्रैक्शन, अगर हम बात करें तो ये फ्रैक्शन है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन 1 होता है। तो कन्वर्जन का फ्रैक्शन क्या होता है? कन्वर्जन का फ्रैक्शन XA प्लस एफ हमेशा कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन का ओवरऑल समेशन कन्वर्टेड फ्रैक्शन प्लस अनकन्वर्टेड फ्रैक्शन क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो XA की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 XA को हम लिख सकते हैं 1 कंसनट्रेशन के टर्म में लिखे हैं C/Ca0 प्लस F इज इक्वल टू 1। तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या होगा? Ca/Ca0। तो बेसिकली यही होना चाहिए कि रिमेनिंग फ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो Ca कितना बच रहा है इनिशियल का, तो मतलब Ca जो है और डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ली थी, इनिशियल मोल्स लिए थे, तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए। लेकिन जब हम लोग टी हाफ कैलकुलेट करेंगे बेसिकली, इसके लिए यहाँ पे तो जब हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो टी हाफ लिख रहे हैं। इसी तरह फ्रैक्शनल लाइफ की बात करें हम लोग कि किसी भी फ्रैक्शन पे वो पूछ रहा है कि क्या होगा, तो फ्रैक्शनल लाइफ तो टी एफ बेसिकली हम लोग उसको बोल देंगे। तो टी एफ इज इक्वल टू, अब इस एक्सप्रेशन से देखिए, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने ऐसे लिखा था, ये जो बच रहा था वो फ्रैक्शन लिख दिया था। तो इस तरफ यहाँ हमारा जो रिमेनिंग फ्रैक्शन बच क्या रहा है? एफ बच रहा है। तो हम लोग फ्रैक्शन क्या लिख देंगे? एफ की पावर क्या आएगी? 1 - n -1 डिवाइडेड बाई n-1 टाइम्स के, और कंसंट्रेशन क्या है अपनी? Ca0 टू द पावर 1 - n। तो जब कभी भी आपके ये क्या किसका फ्रैक्शनल लाइफ का फॉर्मूला है, एग्ज़ाम में हमें हाफ लाइफ ना दे, फ्रैक्शनल लाइफ दे दे कि आप फ्रैक्शनल लाइफ कैलकुलेट करिए, जब फ्रैक्शनल लाइफ का टाइम कैलकुलेट करिए जब कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की 3/4 रह गई, तो एफ क्या हो जाएगा? 3/4 होगा। लेकिन कभी कभी आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि आप वो टाइम कैलकुलेट करिए जब 30% कन्वर्जन हो जाता है। तो 30% कन्वर्जन हो गया तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि अनकन्वर्टेड कितना है रिएक्टेंट, तो Ca कितना हो जाएगा? वहाँ 70% बच जाएगा, मतलब 30% कन्वर्ट हो गया है, तो बचा कितना? Ca क्या होता है? रिमेनिंग फ्रैक्शन होता है तो 70% होगा। तो 70 F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.7 डिवाइड बाई 1, ये 0.7 Ca0 अपॉन Ca0। तो वहाँ से हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और फ्रैक्शन के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें, ये जो कैलकुलेशन है, ये तो हम लोग इस फार्मूले से भी कर सकते थे। ये फार्मूला लगा देते, भाई यहाँ पे Ca बेसिकली यही पूछ रहा है ना, वही बता रहा है कि वो टाइम आप कैलकुलेट करिए जब किसी की कंसंट्रेशन, मतलब किसी की कन्वर्जन 70% हो जाता है, किसी की कंसंट्रेशन, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के 3/4 बचती है, तो Ca की जगह हम क्या लिख देंगे? 3/4 Ca0। लेकिन अगर जो क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेगा तो आपको क्या करेगा? वो फ्रैक्शन, ये एफ दे देगा, फ्रैक्शन दे देगा आपको, लेकिन वहाँ से ऑर्डर पूछ लेगा। तो यहाँ से इस फार्मूला को यूज़ करने से एक फ़ायदा है कि हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिर हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा ना बार बार, भाई हमें अगर ऑर्डर मालूम नहीं है, वो फ्रैक्शनल लाइफ दे रहा है किसी एक रिएक्शन के लिए, तो वहाँ पे फिर हम लोग को पहले ज़ीरो ऑर्डर मानना पड़ेगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर, पता नहीं किस ऑर्डर की बात कर रहा है। तो अगर ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल लाइफ का, तो यहाँ से हम लोग क्या ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो फ्रैक्शनल लाइफ का टाइम देता है कि उसका फ्रैक्शनल लाइफ का टाइम 12 मिनट है, और उस वक्त वो कितना फ्रैक्शन उसका कन्वर्ट हो जा रहा है या कितना, बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो m है यहाँ पे f है वो रिमेनिंग फ्रैक्शन है, वो कन्वर्टेड फ्रैक्शन नहीं है।
जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ 0.5 रखा था, मतलब 1/2 क्या होगा, 0.5 ही होगा, तो इसको एक एक्सप्रेशन को 0.5 भी लिखते हैं कहीं कहीं पे। तो वहाँ पे 0.5 तो दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं ना, कि कितना कन्वर्ट हो गया, कितना कन्वर्ट नहीं हुआ। तो 50% कन्वर्ट हो गया और 50% रिमेनिंग है। तो 0.5 से एग्जैक्टली आइडिया नहीं लिख पा रहा है, तो ये किसके लिए लिख रहा था, कि रिमेनिंग के लिए लिख रहा था कि कन्वर्टेड के लिए। लेकिन ये किसके लिए होता है, रिमेनिंग के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर इसी को हाफ इसमें कन्वर्ट करना चाहे हाफ लाइफ में, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल बाई सी ए क्या हो जाता है, C0/2 हो जाता है यहाँ पे। तो एफ क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एफ की जगह 1/2 रख देंगे तो टी हाफ निकल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आज के लेक्चर में कि टी हाफ कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसका क्या एप्लीकेशन है, और अगर फ्रैक्शनल लाइफ मेथड का क्वेश्चन दे देगा तो कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए स्टडी कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं।